कल हम लोग जूलॉजी स्टार्ट किए थे पढ़ना। जूलॉजी के विषय में हमने आपको बता दिया था। जूलॉजी को हिंदी में जंतु विज्ञान कहते हैं और जूलॉजी के पिता अरस्तु ना इतना फेमस हो चुका है कि अब ये जूलॉजी पूछेगा नहीं कि जूलॉजी के पिता कौन है। जूलॉजी और जूलॉजी को क्या कहेंगे? जंतु विज्ञान, यानी जहाँ हम जीव जंतुओं का अध्ययन करेंगे ना, उसी को क्या कहेंगे? जंतु विज्ञान। और जीव विज्ञान के अंतर्गत दो आएगा, एक बॉटनी और एक जूलॉजी। जीव विज्ञान के भी जनक कौन है? अरस्तु। आपने कल क्या पढ़ा था? कल आपने देखो वो लोग क्या पढ़ लिया? हाँ, जैव प्रक्रम में, जैव प्रक्रम के विषय में आपने समझ लिया था। पोषक पदार्थ आपने देख लिया था, पोषण आपने देख लिया था। आज हम लोगों को देखना है क्या? जंतुओं में पोषण की अवस्था ना। ध्यान से सुनो, हम समझा रहे हैं इसको। यहाँ दिख रहा है, ऊपर तक दिखेगा क्या? जंतुओं में पोषण की अवस्थाएं, पोषण की अवस्था की अवस्थाएं। ठीक, देखिए कोई भी जीव जंतु है उसमें पोषण की 5 अवस्था होगी। कितना? 5। तो जंतुओं में पोषण की कितनी अवस्थाएं मिलेंगी आपको? 5। ठीक, पांचों के नाम देखो हम लिख रहे हैं, ध्यान से सुनना। जंतुओं में पोषण की कुल कितनी अवस्था? 5। पहला आप बोलेंगे क्या? अंतर्ग्रहण। क्या? अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण है ना, अंतर्ग्रहण। अंग्रेजी में कहेंगे इजेशन ना। दूसरा होता है पाचन। हाँ, INGE। अरे इसको देखना। उसके बाद क्या? पाचन। पाचन को हम अंग्रेजी में कहेंगे डाइजेशन ना। दूसरा क्या है? पाचन। तीसरा अवशोषण। अवशोषण, अवशोषण को कहेंगे एब्जॉर्प्शन। ठीक, एब्जॉर्प्शन। तीसरा, चौथा कहलाएगा स्वांगीकरण। स्वांगीकरण। ठीक, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण को एसिमिलेशन कहेंगे, एसिमिलेशन। और एक और बच जाएगा, अगला कहलाएगा बहिक्षेपण। बहिक्षेपण या मल त्याग, या इसी को क्या कहेंगे? मल त्याग। अंग्रेजी में इसको कहेंगे क्या? देखो दिया है अंग्रेजी में, इजेशन। इजेशन। ठीक, ये देखिए जंतुओं में पोषण की कितनी अवस्थाएं आपको देखने को मिलेगा? 5। अंतर्ग्रहण क्या है? माने क्या करना? भोजन को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? जंतुओं के द्वारा भोजन को ग्रहण करना। जैसे हम लोग ही हैं, रोटी को क्या करते हैं? तोड़ करके खाते हैं। तो यही जो तोड़ करके खाने की क्रिया है, यही क्या है? अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण अलग अलग जंतुओं में अलग अलग तरीके से हो सकता है। जैसे हम लोग अंतर्ग्रहण किससे करते हैं? अपने हाथ से। हाथ से आप किसी चीज को तोड़ते हैं, अगर ठोस है, ठोस है तब, अगर द्रव है तो पी लेते हैं। अगर ठोस है तो उसको क्या करोगे? तोड़ोगे। बड़ा अगर लो, छोटा रोटी का टुकड़ा बड़ा हो सकता है, छोटा ही हो तो एक ही बार में खा जाओगे, तोड़ोगे भी नहीं ना। तो डिपेंड करेगा वो किस तरीके का है ना। जैसे मेढक है, अब देखो मेढक क्या करेगा? मेढक डायरेक्ट अपने जीभ से ही, मेढक है, छिपकली है, ये किसके द्वारा? जीभ के द्वारा। तो यानी ये अंतर्ग्रहण अलग अलग जंतुओं में अलग अलग तरीके का हो सकता है। जैसे सबसे आपने पहले देखा है क्या? पेड़ पौधों को ना, जो स्वपोषी होते हैं कौन? अभी हम लोग देखेंगे पोषण के प्रकार। तो जो स्वपोषी होते हैं पेड़ पौधे होते हैं। तो पेड़ पौधे को मान लो ये पेड़ पौधे हैं, इन पेड़, हम देखो पूरा डायग्राम बना रहे हैं। पेड़ पौधे को कौन खाएगा? पेड़ पौधों को टिड्डा खाएगा। टिड्डा आप लोग जानते होंगे, टिड्डा छोटा सा होता है जिसे घोड़ा कहते हैं, लीली गाय ना। ये क्या कर, किसी पिक्चर में दिखाया है शायद। हाँ, ग्रास सॉपर। टिड्डा तो है अंग्रेजी में कहते हैं, लेकिन ये किसी फिल्म में दिखाया है। जैविक खेती के लिए बताया गया है क्या? भीष्मा है क्या? भीष्मा प्रोडक्ट्स में वहाँ दिखाया है। टिड्डे आकर के क्या करते हैं? समाप्त कर देते हैं। टिड्डा क्या करता है? फसलों को क्या करता है? नुकसान। तो इस टिड्डे को अगर कौन पा जाएगा? मेढक।
इस टिड्डे को अगर मेढक पा जाएगा तो मेढक क्या कर देगा, इसको खा जाएगा, साफ कर देगा। अगर मेढक को सांप पा गया तो सांप इसको क्या कर देगा, साफ कर देगा। अगर सांप को क्या बाज पा गया तो मोर या बाज पा गया तो इसको क्या कर देगा, मोर या बाज ना, तो इसको ये क्या कर देगा, यही बाज कहते हो, गिद्ध, गिद्ध लिख लो ना। तो देखो इसी तरीके से चल रहा है, माने सबका देखो अपना अपना अलग तरीका है। ये टिड्डा क्या किया, पेड़ पौधों को बर्बाद किया, टिड्डे को बर्बाद कर दिया मेढक, मेढक को बर्बाद कर दिया सांप, और सांप को बर्बाद कर दिया मोर या गिद्ध। तो ये तरीका चलता रहेगा, यानी इसी को कहते हैं अंतर्ग्रहण। अब देखो टिड्डा खाया होगा तो अपने मुख से ना, टूण के द्वारा, टिड्डे को मेढक अपने जीभ के द्वारा, मेढक और छिपकली दोनों जीभ से ना, अंतर्ग्रहण किससे करते हैं, जीभ से। इसके बाद सांप, सांप उसको निगल रहा होगा ना, और मोर या गिद्ध है उसको उठा के खा जाएगा, अपने पैरों में लेकर के चोंच से खा लेगा। तो ये चोंच के द्वारा किया, ये निगल कर किया, ये जीभ से किया, तो माने इनके अंतर्ग्रहण का अलग अलग तरीका है कि एक ही है, अलग। तो यही बोले हैं कि अंतर्ग्रहण अलग अलग हो सकता है। तो अंतर्ग्रहण मतलब अब समझ में आया, किसी चीज को क्या करना, अंदर लेना ही, मुंह के अंदर, माने किसी चीज, जीव जंतुओं के द्वारा भोजन को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण कहलाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इंजेक्शन कहते हैं। पाचन, अब पाचन देखो, जटिल कार्बनिक पदार्थ को न, पाचन माने जटिल, जटिल और ठोस खाद्य पदार्थ, जटिल अघुलनशील, जटिल अघुलनशील, जटिल अघुलनशील को सरल घुलनशील में, किसमें, सरल घुलनशील में, जटिल अघुलनशील पदार्थ को सरल घुलनशील पदार्थ में बदलना ही क्या कहलाता है, पाचन। आप लिखेंगे जटिल अघुलनशील पदार्थ को सरल घुलनशील पदार्थ में बदलना ही पाचन कहलाता है। अब ये आपको समझना है कि जटिल क्या है ना। जटिल में देख लो, जटिल किसे कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट है, ये जटिल है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, जटिल। कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट, ये जटिल है। प्रोटीन, ये भी क्या है, जटिल है। प्रोटीन जटिल, तो ये प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये जटिल है। तो जटिल चीजों को क्या करना, सरल चीज में बदल देना, क्या कहलाता है, पाचन। जटिल अघुलनशील पदार्थ को सरल घुलनशील पदार्थ में बदलना पाचन कहलाता है। अब यहाँ देखो, जटिल के बाद आया सरल। सरल में आ जाएगा कौन, अमीनो अम्ल। जैसे आप देखिए, जटिल ये का प्रोटीन आप जानते होंगे दाल है। दाल शाम को नहीं खाना चाहिए। शाम को अगर दाल खाएंगे तो सूर्य के प्रकाश में ही प्रोटीन अच्छे से क्या होता है, पाचन। प्रोटीन का पाचन ज़्यादा अच्छे से कहाँ होगा, सूर्य के प्रकाश में। इसीलिए आप लोग देखते होंगे गांव में या शहर में दाल किस टाइम बनता है, ज़्यादातर सुबह बनता है। क्यों, क्योंकि सुबह में सूर्य का प्रकाश आपको आसानी से मिल जाएगा। अब सुबह आपने दाल खाया, अब दोपहर में थोड़ा लगा, इधर उधर प्रकाश लगता रहेगा, सूर्य का प्रकाश, तो ऐसी स्थिति में दाल का पाचन हो जाएगा। रात को दाल खाने से क्या है, सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है तब तो ठीक है, और नहीं ठीक है तो फिर दिक्कत भी हो जाएगी ना, गैस बन जाएगा। तो इसीलिए कभी कभी देखो, दाल अगर ज़्यादा खा लो तो बड़ा अजीब लगने लगता है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, प्रोटीन उसमें ज़्यादा है। समझ गए। तो यानी प्रोटीन का पाचन कब होगा, सूर्य के प्रकाश में, अच्छे से सूर्य के प्रकाश में। पाचन तो होगा बिना सूर्य के प्रकाश में, लेकिन सूर्य के प्रकाश में ज़्यादा अच्छे से। इसीलिए इसको कहा जा रहा है कैसा, जटिल। तो जटिल, जटिल अघुलनशील पदार्थ को, अघुलनशील रहेगा, सरल घुलनशील पदार्थ में बदलना क्या कहलाता है, पाचन। इसमें आ जाएगा, जैसे सरल में मोनोसैकेराइड आ जाएगा ना, अमीनो अम्ल आ जाएगा। कौन, इसमें सरल घुलनशील में अगर लिखना हो तो आप क्या लिख सकते हैं, सरल में अमीनो अम्ल लिख लो, अमीनो अम्ल ना, अम्ल। और क्या लिख लेंगे, मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। ये सब कैसे आएंगे, सरल। तो यानी ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को, अब ऐसे लिखते तो अच्छा नहीं लगता, क्या करता है, अमीनो अम्ल या मोनोसैकेराइड में बदलना। तो यानी जटिल अघुलनशील पदार्थ को सरल घुलनशील पदार्थ में बदलना क्या कहलाता है, पाचन।
क्लियर हुआ पाचन किसे कहते हैं, ठीक। अब आपका आ गया अवशोषण ना। अवशोषण माने ये जो पचा हुआ भोजन है उसको क्या कर लेना, आपके आंतों के द्वारा क्या कर लेना, ग्रहण कर लेना, क्या कहलाएगा, अवशोषण ना। अवशोषण में देखो आपने क्या लिखा होगा, आहार नाल के ना, आहार नाल में पचित भोजन को अवशोषित कर लेना, आहार नाल के द्वारा पचित भोजन को अब ना क्या करना, कोशिकाओं के द्वारा ग्रहण कर लेना, क्या कहलाएगा, अवशोषण। तो अवशोषण में देखो ध्यान से, अवशोषण माने केवल क्या करना, ग्रहण। और इसमें आपको जब पढ़ाएंगे विली या विलाई, आगे पढ़ाएंगे ना, इसमें विलाई पढ़ाएंगे, VILLI ना। ये विली या विलाई होगा मानव में, जब हम लोग पढ़ेंगे तब वहाँ देखेंगे बड़ी आंत, तो वहाँ विली या विलाई होगा, जो अंगुली नुमा संरचना होगा बड़ी आंत में, ये क्या करेगा, किसी चीज को क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा। तो अवशोषित करने, यही विली या विलाई बहुत तेजी से पानी को सोखता है, बड़ी आंत में होता है। बड़ी आंत जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे बड़ी आंत में ये विली या विलाई होता है, और यही चीजों को क्या करता है, छोटा छोटा अंगुली नुमा संरचना होता है, यही सोख लेता है जल को। और जल को सबसे तेज या जो घुलनशील सरल घुलनशील पदार्थ है, इसको सोखने का काम कौन करता है, विली। जब यही सोखता नहीं है तो आपको ये पेचिस नामक बीमारी, अकबर, आपके यहाँ का अकबर न, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों के दोनों अतिसार यानी किससे मर गए थे, पेचिस से। पेचिस बहुत खतरनाक है, बड़ी आंत अगर पानी को सोखना बंद कर दे तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है पेचिस होना न। तो पेचिस में कौन काम नहीं करता, विलिया विलाई, विलिया विलाई, विलाई माने अंगुली नुमा संरचना है, ये क्या कर रहा है, पानी को, पानी और जो सरल घुलनशील पदार्थ है उनको क्या कर ले रहा है, सोख ले रहा है। अगर यही गड़बड़ हो गया, डैमेज हो गया, तो ऐसी स्थिति में क्या सोख पाएगा, और जब नहीं सोख पाएगा तो ऐसी स्थिति में आपको पेचिस हो जाएगा। और पेचिस से आपके यहाँ के दो बड़े बड़े मर गए हैं, कौन, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री पहले, और दूसरा अकबर ना, राजा अकबर। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन फिर भी बहुत बेहतरीन तरीके से शासन किया, जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे ना। तो विली या विलाई के विषय में समझ में आया, माने क्या करना, किसी चीज को जो पच गया है, पाचन हो गया है जिसको, उसी चीज को क्या कर लेना, अवशोषित कर लेना, क्या कहलाता है, हाँ, अवशोषण कहलाता। अगला आ जाएगा स्वांगीकरण। स्वांगीकरण माने जो माने जिसको अवशोषित किया गया है उसको कोशिकाओं में या जीव द्रव्य में क्या कर देना, विलीन कर देना ना। जो पचा हुआ है, जो जिसका अवशोषण कर लिया गया है, उसको कोशिका में या जीव द्रव्य, अब जैसे आपने अवशोषित कर लिया, अब उसको कोशिकाओं को भेजेंगे तभी तो कोशिकाएं विकास करेंगी। जब आपकी कोशिका भी विकास करेगी तो आप धीरे धीरे क्या होंगे, बड़े होंगे, या आपका आकार बढ़ेगा। अगर बड़े हो चुके हैं तो अब फिर क्या, शरीर में थोड़ा सा शरीर बढ़ेगा आपका ना। तो यानी अगर आप ये अवशोषण होने के बाद क्या होगा, स्वांगीकरण। ये स्वांगीकरण आप जब पढ़ेंगे हम लोग बीटा कोशिका, बीटा सेल्स न, तो वहाँ देखेंगे बीटा सेल्स में, अग्नाशय के बीटा सेल्स में ग्लूकेगान वहाँ मिलेगा न। वहाँ पर अगर ये स्वांगीकरण ठीक से नहीं होगा तो आप कितना भी खाइए, देखते होंगे आप, कोई लोग इतना खाते हैं, बहुत पतले रहते हैं, खाते नहीं 2-4 किलो न, तब वो रहते हैं पतले, इसका मतलब उनका क्या नहीं अच्छे से हो रहा है, स्वांगीकरण। तो ऐसे, अरे ये नहीं जरूरी है कि जो मोटा नहीं है इसका मतलब वो उसका स्वांगीकरण ठीक से नहीं हो रहा है, हो सकता है वो कम खाता हो, अलग चीज हो गया। लेकिन अगर बहुत ज्यादा खा रहा है और फिर भी नहीं मोटा हो रहा है तो इसका मतलब समझ जाइए कि उसका क्या नहीं हो रहा अच्छे से, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण यानी कोशिकाओं को ठीक से भोजन नहीं पहुंच रहा। अवशोषण तो हो रहा है लेकिन अवशोषण को क्या करना, माने सभी जगह पहुंचाना, कोशिकाओं में या जीवद्रव्य में विलीन कर देना, क्या कहलाता है, स्वांगीकरण। और ये किस विधि द्वारा होता है, विसरण विधि द्वारा। देखो लिखे होंगे विसरण, विसरण को अंडरलाइन करना, विसरण विधि द्वारा क्या लिखवाए हैं, अपचित, देखो पचे हुए भोज्य पदार्थ को जीवद्रव्य में विलीन कर देना ही क्या कहलाता है, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण किस विधि द्वारा होगा, विसरण। अब विसरण को ध्यान से समझो। विसरण मतलब ये नहीं कि एक जगह, विसरण मतलब पूरे सब जगह। जैसे आप क्या करिए, एक कमरे एल के एक बंद कमरे में आप अगरबत्ती जला दीजिए या फिर कोई सुगंधित चीज जला दीजिए तो पूरा कमरा क्या हो जाएगा, सुगंध से भर जाएगा। इसका मतलब इसी तरीके से आपके एक जगह पे अगर सोचिए केवल एक ही जगह पे स्वांगीकरण होता
तो जहाँ स्वांगीकरण, जहाँ की कोशिका करती वही कोशिका बड़ी हो जाती, तब टेढ़ मेढ़ रहता है। पता चला इधर बढ़ी है तो ऐसे घूमता, ऐसे पुष्पाराज ना, टेढ़ मेढ़ हुई पुष्पाराज की तरह घूमता है कि नहीं। तो इसका मतलब ये पूरे शरीर में जहाँ जहाँ आवश्यकता है सभी जगह पे पहुँचाने का काम हो जाएगा क्या, स्वांग। माने जो भी अवशोषित किया गया है उसको कोशिकाओं में या जीव द्रव्य में विलीन कर देना क्या कहलाएगा, क्लियर। स्वांगीकरण के विषय में एकदम क्लियर हुआ ना। अब आ जाएगा वही क्षेपण या मल त्याग, माने जो भोजन अपचित रह गया, जिसको पाचन नहीं किया गया, अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकाल देना क्या कहलाएगा, मल त्याग या बहिक्षेपण। मल त्याग या बहिक्षेपण। क्लियर हुआ? न क्लियर हुआ हो तो फिर से बता दें, सही है ना। इसको उतार लो, तब हम लोग चालू करते हैं क्या, पोषण के प्रकार। ठीक ठीक। अब देखो हम लोग क्या देखना है, पोषण के प्रकार ना। पोषण के प्रकार, पोषण दो प्रकार का होता है, ध्यान से सुनो। पोषण के प्रकार में, पोषण के प्रकार ना, पोषण कितने प्रकार का होगा, दो। देखो ध्यान से, पोषण दो प्रकार का होगा, यहाँ हम लिख रहे हैं। एक को हम कहेंगे स्वपोषी पोषण ना, और एक को परपोषी या विषमपोषी। स्वपोषी पोषण ना, देखो लिख रहे हैं, पहला स्वपोषी, स्वपोषी पोषण, और दूसरा परपोषी या विषमपोषी, परपोषी या विषमपोषी पोषण, विषमपोषी। ठीक। अब देखो ध्यान से, स्वपोषी किसे कहते हैं, यानी स्व का मतलब होता है स्वयं, और पोषी का मतलब पोषण। स्वयं को पोषित करना स्वपोषी पोषण कहलाता है, यानी स्वयं को पोषित करना। किसको? स्वयं को पोषित करना, स्वयं को पोषित करना। अभी फिर हम और इसको और बता रहे हैं, स्वयं को पोषित करना स्वपोषण कहलाता है। अब ध्यान से सुनो, ऐसे जीव, ऐसे पादप माने पेड़ पौधे ही ज्यादातर क्या होते हैं, स्वपोषी। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषी ना। स्वपोषी पोषण माने जो अपना भोजन स्वयं बनाए उसे हम स्वपोषी कहेंगे, और जो अपना भोजन स्वयं न बनाए बल्कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो उसे हम क्या कहेंगे, परपोषी। स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी दो प्रकार का होगा, कितने प्रकार का, दो। स्वपोषी पोषण और परपोषी। स्वपोषी माने अपना भोजन स्वयं को पोषित करना, जैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम स्वपोषी कहते हैं, और ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते उन्हें हम क्या कहते हैं, परपोषी या विषमपोषी ना। इसे स्वपोषी को ऑटोट्रॉपिक कहते हैं ना। देख लो क्या दिया होगा, ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक। और हेट्रोट्रॉपिक इसे कहेंगे क्या, हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक। तो आप समझ में आया। और ये पोषण के प्रकार यानी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ ठीक। अब देखो ध्यान से, स्वपोषी किसे कहेंगे, जो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं। ये कितने प्रकार का, दो। एक को कहेंगे प्रकाश संश्लेषी और एक को कहेंगे रसायन संश्लेषी। एक का नाम क्या रहेगा, प्रकाश संश्लेषी, संश्लेषी, और दूसरा रसायन संश्लेषी, रसायन संश्लेषी। देखना, देख लो रसायन संश्लेषी सही लिखे है ना, मिला लेना एक बार। प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। जैसे प्रकाश संश्लेषी किसे कहेंगे, जैसे इसमें अगर पूछ लिया जाए स्वपोषी, तो जितने भी पेड़ पौधे हैं सभी पेड़ पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी, एकाक को अपवाद छोड़ करके। जैसे अमरबेल को छोड़, अमरबेल स्वपोषी नहीं बल्कि परपोषी होता है। तो पेड़ पौधे ज्यादातर स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं, स्वपोषी, क्योंकि पेड़ पौधे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं
तो इसी को हम क्या कहेंगे, स्वपोषी। अमरबेल क्या है, अमरबेल स्वपोषी नहीं बल्कि परपोषी है। ठीक, अब देखिए प्रकाश संश्लेषी किसे कहेंगे, प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करना न, किसी भी जीव पादप का प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण कर देना ही क्या कहलाता है, प्रकाश। इसमें क्या उपस्थित होता है, पर्णहरिम। क्या उपस्थित होता है, पर्णहरिम। पर्णहरिम आपको बता दिए हैं पत्तियों में ना, और अगर इसका देखना हो तो हरे पत्ती में, किसमें, हरे पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश। इसका आपको ये पता था, C6CO2 प्लस 12H2O, ऊपर सूर्य का प्रकाश यानी ये सूर्य है, और नीचे क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ठीक, क्लोरोफिल, और यहाँ बना था C6H12 और O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2 ना। अब यहाँ देखिए रसायन संश्लेषी में क्या होगा, यहाँ सूर्य का प्रकाश है ना, यहाँ क्या है, सूर्य का प्रकाश, यहाँ रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके क्या बना देंगे, ग्लूकोज, जल, और यहाँ सल्फर। इसे यहाँ हाँ सल्फर बनेगा, या तो ये सल्फर जीवाणु होंगे या तो ये नाइट्रिक कारक। याद करिए, आपने ये देखा होगा ढक्कन नुमा संरचना जो दिखाए थे ना, ये क्या करता था, ऐसे खुला रहता था पादप, और उसमें जाके गिर जाता था कीड़ा, तो वो क्या करता था, नाइट्रोजन को, माने कीड़े में जो नाइट्रोजन होता था उसको क्या कर लेता था, ग्रहण कर लेता था। ठीक, ये इसी तरीके से रसायन संश्लेषी अगली बार पूछा गया है। रसायन संश्लेषी अगली बार पेपर में पूछा गया है, देख लेना, हाई स्कूल के पेपर में पूछा है कि रसायन संश्लेषी क्या है। तो रसायन संश्लेषी वहाँ देखो मिलेगा, रसायन संश्लेषी, ठीक, जहाँ दिया होगा वहाँ दिया है कि रसायन संश्लेषी स्वपोषी, जहाँ दिया है। ठीक, तुम लोग कुछ पता नहीं क्या खोज रहे हो, मिल ही नहीं रहा है ना। रसायन संश्लेषी माने रसायनों का, कुछ पेड़ पौधे रसायनों का उपयोग करके अपने आप को पोषित करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रसायन संश्लेषी। यानी इनमें किसकी अनुपस्थित होती है, पर्णहरिम नहीं होता, पर्णहरिम नहीं होता, ठीक, पर्णहरिम नहीं होता। तो इसी को कहते हैं रसायन संश्लेषी। ये रसायन संश्लेषी कैसे करेंगे, देखो ये इसी तरीके से 6CO2 प्लस 12H2S, यहाँ S रहेगा, सल्फर, या तो नाइट्रिक कारक जीवाणु होगा या तो सल्फर वाले जीवाणु होंगे ना। ये 12H2S, ऊपर रासायनिक ऊर्जा ना, रसायन का उपयोग करेंगे और इस तरफ बनाएंगे C6H12O6, यहाँ बनाया, नीचे यहाँ दिखेगा C6H12 और O6, सही है, प्लस 12H2O प्लस 6H2O प्लस 12S। देखो एक बार मिलाओ, देखो एक बार, 6 कार्बन 6 कार्बन, सही है, 12 हाइड्रोजन, 12 यहाँ 24 हाइड्रोजन है, 12 यहाँ ऑक्सीजन, 6 दूना 12, 6 यहाँ हो गया, 6 यहाँ 12 हो गया, 6 दूना 12 हाइड्रोजन, यहाँ 12 हाइड्रोजन, 24 हाइड्रोजन। सल्फर कितना था, 12, यहाँ 12 सल्फर। यही है कौन सा, रसायन संश्लेषी। इस चित्र को भी आप लिखना, तब आपको अच्छे से नंबर मिलेगा। 6CO2 प्लस 12H2S, H2S यानी लाफिंग गैस, H2S को अगर अलग से रखेंगे तो लाफिंग गैस कहलाएगा। आगे रासायनिक ऊर्जा का उपयोग किया, और रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके ये किसमें टूट गया, ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट, जल और सल्फर में। तो यही कहलाता है कौन, रासायनिक संश्लेषण। क्या कहलाता है, रासायनिक संश्लेषण। इसको उतारिए, तब हम लोग करना चालू करते हैं परपोषी या विषमपोषी पोषण। ये क्लियर हो गया ना, आप उतार भी लिए आप। इसको अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कुछ जीवाणु किसकी अपेक्षा, देखो कुछ जीवाणु पानी की अपेक्षा, पानी की अपेक्षा किसका, पानी की अपेक्षा किसका उपयोग करते हैं, रसायनों का ना। रसायनों का उपयोग करके क्या करते हैं, ऊर्जा में ना। हाँ, कुछ जीवाणु पानी की अपेक्षा रसायनों का उपयोग करके क्या करते हैं, देखो पानी की अपेक्षा, यहाँ पानी है, यहाँ ध्यान से देखो, इस जगह पे सूत्र में पानी है,
अरे गधा, पानी है यहाँ, H2S है। जल का सूत्र क्या होता है? यहाँ है। यही पूछ रहे हैं, बेवकूफ की तरह बोल नहीं। पानी की अपेक्षा रसायनों का उपयोग, ये क्या है? रसायन है, सल्फर रसायन है। तो कुछ जीवाणु पानी की अपेक्षा रसायनों का उपयोग करके ऊर्जा, देखो ऊर्जा का क्या करते हैं? ऊर्जा का, देखो वहाँ लिखा होगा, ऊर्जा का निर्माण करते हैं ना। ऊर्जा को क्या लिखे हो? ऊर्जा को ऊर्जा के रूप में भोजन को संश्लेषित कर लेते हैं ना। तो ऊर्जा के रूप में भोजन को क्या करते हैं? हाँ, ऊर्जा के रूप में खाद्य को संश्लेषित कर लेते हैं। कुछ जीवाणु पानी की अपेक्षा, पानी नहीं लेते बल्कि रसायनों का उपयोग करके, देखो ध्यान सुन लो, कुछ जीवाणु पानी की अपेक्षा, पानी नहीं लेंगे, क्या विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग करके ऊर्जा को खाद्य के रूप में संश्लेषित करते हैं। ऊर्जा को खाद्य के रूप में संश्लेषित कर लेते हैं। ऊर्जा को किसके रूप में? खाद्य के रूप में संश्लेषित कर लेते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रसायन संश्लेषी। जिसे हम क्या कहेंगे? रसायन संश्लेषी। ध्यान से सुनो, फिर से बोल रहे हैं। कुछ जीवाणु पानी की अपेक्षा, पानी को नहीं लेंगे, पानी की अपेक्षा रसायनों का उपयोग करके ऊर्जा को खाद्य के रूप में संश्लेषित कर लेते हैं, जिसे हम रसायन संश्लेषी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर लिखना हो तो ये लिख लेना, नाइट्रिक कारक जीवाणु, और ये क्या है? सल्फर जीवाणु। नाइट्रिक कारक जीवाणु और सल्फर जीवाणु। तो नाइट्रिक कारक जीवाणु और सल्फर जीवाणु एग्जाम्पल लिख लेना। और यहाँ इसमें पर्णहरिम नहीं होता, पर्णहरिम नहीं होता। अब बना लोगे तो यहाँ देखो पानी नहीं है, यहाँ देखो क्या है? तो यहाँ पानी लग रहा था, और रसायन संश्लेषी में पानी, यहाँ प्रकाश संश्लेषण में क्या लग रहा था? तो यही तो लिखा है। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो पानी की अपेक्षा रसायनों का संश्लेषण करके न ऊर्जा को खाद्य के रूप में संश्लेषित कर लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? रसायन संश्लेषी। ठीक, अब भी क्लियर नहीं होगा तो वीडियो 2-3 बार देखिएगा, तब क्लियर कर लीजिएगा। ठीक, अब हम लोग देखना चालू करते हैं। देखो अब इसे में आ जाएगा स्वपोषी। ढेर स्वपोषी माने पेड़ पौधे के विषय में बहुत कुछ पढ़ना है। पत्ती पढ़ना है, फूल पढ़ना है, फल पढ़ना है, ये सब इसके बाद देखो दिया है। अब आप अगर अपने किताब में देखेंगे तो किताब में आपको मिलेगा स्वपोषी में पूरा स्वपोषी के विषय में बताएगा। फिर पढ़ना रहेगा पत्ती, फूल, फल। ये अलग से वीडियो बन गया है, बॉटनी क्लास 10th ना, 22 या 23 लेक्चर होगा पूरा कंप्लीट बॉटनी के विषय में। जैसे अब प्रकाश संश्लेषण में अब आपको पढ़ना रहेगा तो हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में ना, क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण, ये सब पूरा कंप्लीट पढ़ा दिए हैं। यानी इस तरफ वाला स्वपोषी वाला हम क्या कर लिए हैं? कवर। जहाँ जहाँ आता रहेगा हम आपको बताते रहेंगे। अब आपको क्या करके जाके पढ़ लेना है? पत्ती पढ़ लेना है। आज पत्ती जो पढ़ लिए हो फिर दोबारा पढ़ लो तो ये वाला कवर हो जाएगा। ठीक, हम आपको अलग अलग करके पढ़ा रहे हैं जिससे दिक्कत न हो। अब हमको देखना है क्या? परपोषी या विषम, परपोषी या विषमपोषी। परपोषी या विषमपोषी अब बता लोगे? अगर हम कहें स्वपोषी कितने प्रकार का? 2। स्वपोषी कितने प्रकार का? 2। कौन कौन? प्रकाश संश्लेषी और प्रकाश संश्लेषी माने प्रकाश की उपस्थिति में क्या कर लेना? भोजन का निर्माण कर लेना। पर्णहरिम उसमें उपस्थित होगा, उससे भोजन बना लेना, क्या कहलाएगा? प्रकाश संश्लेषी। और रसायन संश्लेषी माने कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो पानी की अपेक्षा क्या विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग करके ऊर्जा को खाद्य के रूप में संश्लेषित कर लेते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? रसायन संश्लेषी कहते हैं। इसमें पर्णहरिम अनुपस्थित होता है ना, और दूसरी बात पर्णहरिम नहीं होता। और दूसरा ये कौन कौन होते हैं एग्जाम्पल में लिखना होगा तो नाइट्रिक कारक जीवाणु और सल्फर जीवाणु। अब हम लोगों को देखना है विषमपोषी, विषमपोषी या परपोषी। परपोषी इसे कहेंगे हेट्रोट्रॉपिक। ठीक, अब देखो परपोषी या विषमपोषी किसे कहते हैं? पर माने दूसरे और पोषी माने पोषण, जो दूसरे इसी में छिपा है। पर का मतलब दूसरे से, पराया नहीं कहता, पराया धन है। पराया माने क्या? दूसरे का धन। नहीं कहते कन्या है पराया धन है। पराया माने क्या? दूसरा। यानी पर का मतलब दूसरे और पोषी का मतलब पोषण।
जो दूसरे से पोषण प्राप्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? परपोषी। ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं न बना करके बल्कि किसी दूसरे पर आश्रित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? पर। लिख लोगे परपोषी किसे कहते हैं? ठीक। ये परपोषी 3 प्रकार का, मुख्य रूप से कितने प्रकार का? 3। तीनों के नाम हम लिख रहे हैं, देखो ध्यान से। एक को कहेंगे प्राणी संभोजी। क्या? प्राणी संभोजी। संभोजी। दूसरा प्राणी संभोजी के बाद आ जाएगा परजीवी। परजीवी। परजीवी के बाद मृतोपजीवी। मृतोप ना। अब देखो परजीवी को अंग्रेजी में कहेंगे पैरासाइट। पैरासाइट ना। मृतोपजीवी को सैप्रोफाइट। सैप्रो। देख लेना अपना मीनिंग ना। और प्राणी संभोजी को क्या कहेंगे? देख लेना प्राणी संभोजी, अपना इंग्लिश लिख लेना यहाँ। हेलो होलोजोइक। और हाँ तो मृतोपजीवी को लिखे तो है सैप्रोजोइक। अच्छा सैप्रोजोइक। बस लिखना इंग्लिश जो भी रहेगा। बायोलॉजी का इंग्लिश थोड़ा सा अजीब रहता है ना, उसको मिला के लिख लेना। पहले ही हम आपको बता दिए हैं, इंग्लिश आप देख लेना। बायोलॉजी वाला थोड़ा सा अजीब है। हम इंग्लिश पढ़ाते हैं, पढ़ाएंगे भी आपको, लेकिन बायोलॉजी वाला इंग्लिश जो है थोड़ा अजीब अटपटा है। अब हमने बायोलॉजी तो पढ़ा नहीं है ना, हाई स्कूल के बाद बायोलॉजी पढ़ा नहीं है, तो उतना बायोलॉजी वाला टर्म जो है इंग्लिश वाला वो बहुत खतरनाक है। जो बायोलॉजी पढ़ता है वही बता पाएगा ना। तो ये है प्राणी संभोजी, परजीवी, मृतोपजीवी। प्राणी संभोजी, परजीवी और क्या? ये प्राणी संभोजी जो होते हैं ये भी 3 प्रकार के होते हैं। प्राणी संभोजी कितने प्रकार के? 3। एक को हम कहेंगे शाकाहारी, एक को कहेंगे मांसाहारी और एक को कहेंगे शाकाहारी। दूसरा मांसाहारी और तीसरा सर्वाहारी। मांसाहारी, सर्वाहारी ना। सर्वाहारी, मांसाहारी। शाकाहारी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ओमनीवोरस। हर्बीवोरस। अच्छा हर्बीवोरस ना। शाकाहारी को हर्बीवोरस, मांसाहारी को कार्निवोरस और इसको ओमनीवोरस ना। इसको क्या कहेंगे? शाकाहारी को हर्बीवोरस। 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 ठीक। दूसरा मांसाहारी को क्या कहेंगे? कार्निवोरस। कार्निवोरस और ओमनीवोरस। ओमनीवोरस ना। अब ध्यान से सुनो। ऐसे जीव जंतु ना, ये प्राणी संभोजी माने जो जटिल खाद्य पदार्थ, पहले प्राणी संभोजी का परिभाषा लिख लेना। जो जटिल खाद्य पदार्थ को सरल खाद्य पदार्थ में बदलते हैं, या तो ठोस रूप में ग्रहण करते हैं या तो तरल रूप में ग्रहण करते हैं। जो प्राणी संभोजी होते हैं यह जटिल खाद्य पदार्थ को या तो ठोस रूप में या तरल रूप में ग्रहण करके सरल खाद्य पदार्थों में बदलते हैं। ठोस में भी ग्रहण करेंगे या तरल में भी। ठोस का मतलब जैसे हम लोग रोटी का टुकड़ा लिए तो ये क्या है? ठोस। और जैसे पानी या फिर जूस आपने पिया, क्या है? तरल। तो ठोस रूप में या तरल रूप में ग्रहण करते हैं। लेकिन ये जटिल होता है, इसको तोड़ करके तब सरल बनाया जाता है आपके शरीर के द्वारा। ठीक। ये है। इसमें शाकाहारी कौन है? ऐसे जीव जंतु जो माने पेड़ पौधों को खा करके अपना जीवन यापन करते हैं, साग सब्जियों को खा करके अपना जीवन यापन करेंगे, उसे हम कहेंगे शाकाहारी। हिरण है, बकरी है, ये सब खरगोश है, ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? हाँ, इसमें आ जाएगा कौन कौन? हिरण, हिरण, बकरी, बकरी और क्या? खरगोश। हाँ, जितने भी गाय है ना, ये सब क्या हैं? शाकाहारी। तो ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं? शाकाहारी। मांसाहारी, ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? जीव जंतु मांस को खा करके, जैसे इनको जो खा ले वो कहलाएगा क्या? मांसाहारी। माने जो मांस मछली को खा करके, मांस को खा करके अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसे जीव जंतुओं को क्या कहते हैं? मांसाहारी। जैसे शेर है, कुत्ता है,
मानव तो सर्वाहारी में है भैया, सब कुछ खाएगा, साग और सब्जी खाए ले और ये दोनों खाए ले, ओके का कब सर्वाहारी सब कुछ। मानव से बड़ा दरिद्र कोई नहीं है ना। ऐसा कौन चीज है जिसको नहीं खा सकता। चला जा चाइना में मोमो का खाथन, बिच्छी कीड़ा काट के गर्दन उखाड़ देन खान दे। तो मानव पृथ्वी पे सबसे खतरनाक जीव मानव सबसे श्रेष्ठ जीव भी है और सबसे खतरनाक जीव। इतनी बड़ी हाथी और इतना छोटा मानव उसको भी अपने बस में कर लेता है, समझ लो। चाबुक के आपको हिंदी पढ़ाएंगे बताएंगे ना, तो खर्ब कहते हैं उसको, खर्ब ना। ये खर्ब होता है जिसको चोपते नहीं है, वो खर्ब कहलाता है ना। आएगा वहाँ सेंटेंस तो बताएंगे। तो ये तरीका है, हिरण हो गया, बकरी हो गया, खरगोश, तो ये सब क्या कहलाएंगे शाकाहारी। मांसाहारी जो मांस को खा करके अपना जीवन यापन, जैसे शेर, कुत्ता, शेर है, चीता है, बिल्ली है, ये सब ना, कुत्ता है। हाँ अरे भैया बहुत हो जाए उदाहरण ना, ये सब कहलाएंगे क्या। हाँ कुत्ता भी सर्वाहारी में आएगा ना, कुत्ता भी किस में आता है सर्वाहारी। लेकिन ये देख लो एक चीज, कुत्ता भी सर्वाहारी में भी आएगा और किस में मांसाहारी में। इसमें कंफ्यूज मत होना, क्यों, क्योंकि जिसको देखो, जिसमें अब आपको दांत आगे पढ़ाएंगे, तो जिसमें ये नुकीला वाला दांत होगा, ये ऐसे इस तरीके से ना। हाँ अमीबा एक कोष की जीव है भैया ना, ये खाता है दोनों ना, ये मांसा, ये दोनों प्राणी संभोजी है ना, इसी में आ जाएगा किस में, प्राणी संभोजी में अमीबा। ठीक, जब अगर कंफ्यूज हो गए इसमें लिखें किसमें लिखें किसमें लिखें, क्या लिख दो प्राणी संभोजी। अगर आपको पता नहीं चल पा रहा है किसमें लिखें तो आप क्या लिख देंगे, प्राणी संभोजी, सबसे बढ़िया। इसीलिए इसका 3 कैटेगरी बता दिए। अगर आप कंफ्यूज हो गए कि किसमें लिखना है, तो अगर आपको कंफ्यूजन है तो सीधा लिख दो प्राणी संभोजी। ठीक, अब यहाँ क्या था, हम सर्वाहारी, सर्वाहारी यानी ये जो बता रहे थे आपके दांत में, दांत का जो ऊपर वाला एक क्या कहलाता है, माने इसे कृंतक ना, फिर रदनक, फिर अग्र चवर्णक और चवर्णक, इंसीजर, इंसीजर के बाद कैनाइन, ये जो नुकीला है इसे कहते हैं कैनाइन। और जो भी मांस खाने वाले होंगे उनका कैनाइन बहुत लंबा होगा। शेर का देख लीजिए कैनाइन ही दिखेगा ना, कुत्ते का देख लीजिए कैनाइन दिखेगा। लोग कहते हैं मांस नहीं खाना चाहिए, मानव का भी देखो कैनाइन थोड़ा सा निकला है, इसका मतलब भगवान ने बनाया है क्या खाइए, वो तो अलग चीज है। कुछ लोग खाते हैं कुछ लोग नहीं खाते, अपना अपना विचार है। लेकिन अगर भगवान ने ये दिया है, इसका मतलब देखो पशुओं को मांस नहीं हो, पशुओं को ये नहीं होता कैनाइन। गाय या भैंस को आप देखना ये कैनाइन नहीं है, इसीलिए अगर उसको खिला देंगे तो बीमार पड़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बीमार। अगर सोचो अगर कैनाइन भगवान उसको दिए होते तो इसका मतलब वो खा के पचा सकती थी। कभी देखिए हाड़ ओड़ को कभी गाय भैंस चाट ले तो ऐसी स्थिति में गाय क्या हो जाती है, बीमार। मान लो कोई पशु मर गया, अब उसके खाल को माने कीटाणुओं ने क्या कर दिया, जैसे परजीवियों ने या मृतोपजीवी ने क्या कर दिया, खा के खत्म कर दिया। अब उसका हड्डी बचा है तो पशु गए अगर उसको चाट लिए उसकी हड्डी को, तो ऐसी स्थिति में वो क्या हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि उनको बनाया ही नहीं भगवान ने, उनको कैनाइन दिया ही नहीं है। अगर कैनाइन दिए होते तो ये क्या खा सकते थे, मांस। अगर नहीं दिए हैं तो इसका मतलब मांस खाएंगे तो क्या हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। बस इसीलिए पशु क्या हो जाते हैं, बीमार। ठीक, तो यहाँ देखिए सर्वाहारी में आ जाएगा मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, ये किस में आ जाएंगे, मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया। कंफ्यूज आप होइएगा तो सीधा सीधा क्या बताइएगा, प्राणी संभोजी, क्या प्राणी संभोजी। ठीक, तो ये सब आपको पता चल गया प्राणी संभोजी। माने प्राणी संभोजी माने जो ठोस या तरल जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में बदल लेते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं प्राणी संभोजी। प्राणी संभोजी 3 प्रकार का, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। ये परजीवी किसे कहते हैं, ऐसे जीव जो दूसरे के ऊपर रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे हम परजीवी। पर माने अभी आपको बताए हैं, पर माने दूसरे के ऊपर, पर माने दूसरे के ऊपर, यानी दूसरे के ऊपर रह करके जो अपना भोजन बनाएगा उसी को हम क्या कहेंगे, परजीवी। परजीवी में जैसे देखो है, जुआ है, जुआ, खटमल है, जोंक है, अमरबेल है, ये सब क्या है, परजीवी। ये अपना भोजन दूसरे से ग्रहण कर, मच्छर है, ये सब क्या है,
परजीवी। अपना भोजन बना रहे हैं नहीं, ये दूसरे के ऊपर आश्रित हो करके अपना भोजन बना ले रहे हैं। तो ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं न बना करके बल्कि किसी दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? परजीवी। परजीवी के विषय में समझ गए? परजीवी में कौन कौन आ जाएगा? खटमल, खटमल, खटमल के बाद जोंक, जोंक के बाद जुआ, जुआ, मच्छर, जुआ ही लिखते हो ना? अरे जौन ढील कहत है, जौन का रहता है जुआ, हाँ ये जौन भी हो है काम, हाँ लिख जुआ, जौन भी रहता है आपके सर में रह करके क्या करता है? आपके खून को निकाल लेता है ना। तो इस तरीके को कहते हैं, माने ये अपना भोजन अपने आप से नहीं बना रहा है बल्कि दूसरे से। और पेड़ पौधों में ये तो मानव को, जीव जंतुओं को प्रभावित कर रहे हैं ना। अब जीव जंतु ये सब खटमल, जोंक, जुआ अगर किसी पेड़ को जाके चिपक जाएगा तो इसको कोई भोजन मिलेगा नहीं। तो ये हमेशा जीव जंतुओं को प्रभावित करेंगे, माने जीव को, जैसे मानव है जंतुओं को। और एक और बच गया, पेड़ पौधों को कौन प्रभावित करता है? अमरबेल। पेड़ पौधों को अमरबेल। तो सोचिए जैसे मानव में क्या है? परजीवी, वैसे पेड़ पौधे में भी परजीवी है। अमरबेल एकदम पतला सा होता है, ये देखो है भी ना, ये अमरबेल है, ये इस तरीके का आपको दिखेगा ना। जिस पेड़ के ऊपर लटक जाएगा उस पेड़ का सब कुछ लेगा, पीले पीले कलर का होगा रस्सी नुमा, और उस पेड़ का सब कुछ ले लेगा ना। हाँ बहुत जगह होता है, और ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएगा, उस पेड़ को धीरे धीरे सुखा देगा। ठीक, इसी को कहते हैं परजीवी। अब आ गया मृतोपजीवी। मृतोपजीवी किसे कहते हैं? जो सड़े गले पदार्थों को या मरे हुए पदार्थों को खा करके अपना भोजन यापन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मृतोप। ये मृतोपजीवी जरूरी है, अगर मृतोपजीवी नहीं होता ना तो वातावरण शुद्ध नहीं रहता। जैसे सोचिए छोटे मोटे जानवर मर जाते हैं तो उसको खा करके, चील कौवे नहीं, छोटे छोटे कीड़े देखे होंगे आपने, उन भोड़िला जेके तुसे गौ नाम कहते हैं, वो उसको क्या करते हैं? धीरे धीरे खा करके स्वयं भी मर जाते हैं ना। तो इसमें कवक आ जाएगा। इसमें कौन? कवक। ईस्ट आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा, जीवाणु आ जाएगा। ये सब क्या कहलाएंगे? हाँ मृतोपजीवी। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हुआ परपोषी और विषमपोषी ना, या परपोषी या विषमपोषी का प्रकार। ठीक, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कल पढ़ेंगे मानव में पाचन ना, मानव में किस तरीके से पोषण होगा और मानव का पाचन कैसे होगा, कल देखेंगे। ठीक, जो लोग देख रहे हैं वीडियो क्या कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जो उतार रहे उतार लो। परजीवी भी दो प्रकार का होगा ना, आप लोग पूछ लिए तो जान लो ये भी। परजीवी अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी। अंतः परजीवी उसे कहेंगे जो अंदर, शरीर के अंदर रह के भोजन प्राप्त करे। तुसे कहो पढ़वा तोरे से किया भैंस बच्चा देते पढ़वाया पढ़िया, एक ही केचुआ दवाई पियावत रहे 21 दिन में ना। हाँ क्या एल्बो मार लिया है कि काई पियावत रहा, काई को पेटवा में पड़ जाता रहा केचुआ, और केचुआ क्या है? उसके अंदर खा रहा है, अंतः परजीवी है। माने वो अपना भोजन स्वयं बना रहा है क्या? नहीं। जो आपका पड़वा या पड़िया बच्चा दिया है, जैसे गाय भैंस जो भी बच्चा है, उस जो दूध पी रहा है उसके दूध को कौन खा जा रहा है? वही, उसके जो अंदर में केचुआ है, ये ऐसे पतला पतला निकलता था ऐसे ना, ये क्या करता था? उसको खा जाता। तो आप लोग लाते थे एक दवा 21 दिन पे, एल्बो मार। क्या? एल्बो मार। इस एल्बो मार को उस बच्चे को जिस दिन पिलाना रहता है, लड़के जिस दिन पिलाना रहता है उस दिन थोड़ा दूध ज्यादा पिला करके ना, और उसको एल्बो मार पिला देते हो, जिससे उसका माने अंदर का जो केचुआ है क्या हो जाए? मर। तो ये कौन सा परजीवी है? अंतः परजीवी। और बाह्य परजीवी यहाँ लिख दिए हैं। तो परजीवी कितने प्रकार का? एक ही अंदरवा रहे, एक ही बाहर, जैसे फीता कृमि है ना, और एक जो आपके पैर में भी सूजन ला देता है, एक पैर में नहीं, एक परजीवी ये भी है, हाथी पांव जो कर देता है, ये भी क्या है? परजीवी ही है। समझ गए? इस तरीके से परजीवी के विषय में आपके यहाँ नहीं था इसलिए नहीं बताया। तो परजीवी कितने प्रकार का? दो, अंतः परजीवी और बाह्य। अंतः परजीवी और बाह्य। अंतः वाला आपको समझ गए? ये वाला आपके गांव का उदाहरण है, आप लोग गांव में किए भी होंगे कि अगर गाय भैंस ने बच्चा दिया है तो ऐसी स्थिति में 10-12 दिन 15 दिन बीतने पर आप ला के उसको क्या पिला दिए होंगे? एल्बो मार। ठीक, ये क्या है? अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी। फीता कृमि है, बहुत सारे जीव हैं अंतः परजीवी के अंतर्गत। ठीक।
कंप्लीट।